हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव शंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे साइंस, जो कि एनसीईआरटी का 7th क्लास का है। ये 8वां चैप्टर। ठीक है, 8वें चैप्टर का नाम है पवन, तूफान और चक्रवात, यानी कि विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ठीक है, पवन, तूफान और चक्रवात, हम इन तीनों को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आज कैसे ये होते हैं, कितनी तबाही ला सकते हैं और इनके क्या कारक होते हैं, यानी कि ये कैसे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो एक घटना को पहले हम देख लेते हैं। उड़ीसा के तट को 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात ने पार किया था। उड़ीसा के तट को एक चक्रवात ने 18 अक्टूबर 1999 को क्या किया, पार किया था। इस चक्रवात का पवन वेग था 200 किलोमीटर प्रति घंटा। चक्रवात ने 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया, जिससे 7 लाख लोग बेघर हो गए। उसी वर्ष 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से पुनः एक अन्य चक्रवात उड़ीसा में आया था। ठीक है, उसके बाद एक और चक्रवात आ जाता है उड़ीसा में। इसके साथ ही 9 मीटर ऊंची समुद्री लहरें भी तट से टकराई थी। 9 मीटर ऊंची समुद्री लहरें भी उसी समय वहां पे टकराई थी। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई। चक्रवात ने कृषि को प्रभावित किया, परिवहन, संचार, विद्युत संभरण यानी कि विद्युत सप्लाई को इसने प्रभावित किया था। तो आप यह समझ सकते हैं कि एक चक्रवात यानी कि एक साइक्लोन कितना तबाही ला सकता है और कितना घातक होता है। अब इसको हम पढ़ेंगे बारीकी से और देखेंगे कि इसके क्या क्या रीज़न है, यानी कि क्यों चक्रवात आ सकता है और यह कैसे हमारे जनजीवन को यानी जान माल को प्रभावित कर सकता है, तहस नहस कर सकता है। लेकिन चक्रवात होते क्या हैं, इनको हम जानेंगे। कुछ ऐसे प्रश्नों को जानने का इस चैप्टर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करेंगे। ये कैसे बनते हैं, ये इतने विनाशकारी क्यों होते हैं, इस अध्याय में इन सभी प्रश्नों को हम जानेंगे, इनका हल ढूंढने का कोशिश करेंगे। तो हम वायु द्वारा होने वाले, ठीक है, जो विंड से जो भी घटनाएं घटती हैं उनसे होने वाले क्रियाकलापों को जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये क्रियाकलाप हमें चक्रवात से संबंधित कुछ मूलभूत विशेषताओं को स्पष्ट करने में सहायक होंगे, हेल्पफुल होंगे। इससे पहले कि हम क्रियाकलाप आरंभ करें, याद रखिए कि गतिशील वायु पवन कहलाती है। गतिशील वायु यानी कि जब वायु गति में हो तो वह क्या कहलाती है, पवन कहलाती है। अब क्या है, पहला बिंदु हमारा फर्स्ट पॉइंट है 8.1 कि वायु दाब डालती है, यानी कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। ठीक है, वायु दाब डालती है अथवा नहीं, इसको हम देखते हैं। ऐसे मैं बता दूं कि वायु दाब डालती है। चलिए इस क्रियाकलाप के माध्यम से हम इसको देख लेते हैं। क्रियाकलाप को जानने से पहले इस बॉक्स का हम अध्ययन कर लेते हैं कि इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है इस बॉक्स के माध्यम से। अब जब कभी भी किसी क्रियाकलाप में कुछ गर्म करना हो तो बेहद सावधानी से कार्य करना चाहिए। अच्छा होगा यदि ऐसे सभी क्रियाकलाप आप अपने परिवार के बड़े सदस्यों की उपस्थिति में करें अथवा उन्हें अपने शिक्षक की उपस्थिति में करें। ठीक है, इस तरह के जो भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है क्रियाकलाप, उनको आप किसी बड़े और या किसी अपने शिक्षक के उपस्थिति में ही ऐसे कार्य करें। ठीक है, ये तो एक सावधानी रही। इस क्रियाकलाप में आपको पानी उबालने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, वायु दाब डालती है कि नहीं, इस क्रियाकलाप को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्रियाकलाप में आपको पानी उबालने की आवश्यकता होगी। ढक्कन वाला टीन का एक डब्बा लीजिए। अब आपके लिए जो चीज़ पहली आवश्यकता की है वो है टीन का डब्बा, ढक्कन वाला। ठीक है, इसे पानी से लगभग आधा भर दीजिए। अब क्या करना है कि इसको पानी से आधा भर लीजिए। डिब्बे को मोमबत्ती की लौ पर तब तक गर्म कीजिए जब तक कि पानी उबलने न लगे। पानी को कुछ मिनट तक उबलने दीजिए। पानी को क्या कीजिए, कुछ मिनट तक उबलने दीजिए। मोमबत्ती को बुझा दीजिए। जब पानी उबलने लगे तो मोमबत्ती को आप बुझा दें। ठीक है, तत्काल ही डिब्बे का ढक्कन कसकर बंद कर दीजिए। गर्म डिब्बे को बंद करने में सावधानी बरतें। अब डिब्बे को सावधानी से धातु के गहरे पात्र अथवा वॉश बेसिन में रख दें। ठीक है, उसको रख दीजिए। डिब्बे पर ठंडा पानी डालिए। क्या डिब्बे के आकार में कोई परिवर्तन आता है? जब यह आप क्रियाकलाप करें और उसके बाद देखें कि क्या ये सब करने के बाद उस डब्बे के आकार में परिवर्तन आता है, यानी कि जब उसको आप गर्म कर देते हैं, पानी जब उबल जाता है, उसके बाद उसके ढक्कन बंद कर देते हैं और फिर किसी वॉश बेसिन में रख करके आप जब ठंडा पानी डालते हैं तो क्या देखते हैं, इस पर आप इसका अवलोकन कीजिए, इसको देखिए। तो आप क्या देखेंगे कि उसका जो पूरा का पूरा एक सिरा है बीच से सिकुड़ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपने इसको गर्म किया है। उसके बाद जब आप इसमें ठंडा पानी डाल रहे हैं तो ये ऐसे क्या करता है, पिचक जाता है।
क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि डिब्बे का आकार विरूपित क्यों हो जाता है, मतलब क्यों परिवर्तित हो जाता है? यदि आपको टीन का डब्बा न मिल पाए तो आप प्लास्टिक की बोतल लीजिए, इसे गर्म जल से भर लीजिए। अमूमन है हम ऐसा देखते हैं ठंडी के दिनों में कि जब हम पानी को ठंडे के मौसम में गर्म करके और बोतल में डालते हैं, प्लास्टिक के बोतल में डालते हैं, तो भी हमारे साथ ऐसा ही कुछ दृश्य देखने को मिलता है। अब क्या करते हैं, इसे गर्म जल से भर लीजिए। अब बोतल को खाली करके इसे तत्काल कसकर बंद कर दीजिए। अब बोतल को खाली करके इसे क्या करना है, तत्काल कस कर बंद कर दीजिए। अब बोतल को नल के बहते पानी के नीचे रख दीजिए। अब नल को क्या करना है कि आपको नल के नीचे इसको रखना है, बहते पानी के नीचे। अब अपने कुछ अनुभवों को याद करने का प्रयास कीजिए। जब आप पतंग उड़ाते हैं तो क्या आपके पीछे से आती पवन सहायक होती है? यदि आप किसी नौका में हैं तो क्या इसे चलाना आसान होगा यदि पवन उस दिशा के विपरीत दिशा में से आ रही है? अब क्या है कि इसमें आप नौका को ले जाना चाहते हैं, जिस दिशा में वायु मतलब जिधर से उसका आना हो रहा है, क्या उस दिशा में आप नाव चला सकते हैं और ये आपको कठिनाई देगी कि नहीं और कठिन हो सकता है कि नहीं, इन सब चीज़ों को महसूस कीजिए। आप अनुमान लगाइए इनका। क्या आपको पवन की दिशा के प्रतिकूल साइकिल चलाने में कठिनाई का अनुभव होता है? यह आपने अनुभव किया होगा कि जिधर से हवा आती है उस दिशा में जाना तो ठीक रहता है, लेकिन उस हवा के विपरीत आप चलेंगे तो आपको दिक्कत होगी, यानी कि आपके ऊपर जो प्रेशर है एयर का वो पड़ रहा है। आप जानते हैं कि हमें साइकिल के टायर को कसा हुआ रखने के लिए उसकी ट्यूब में हवा भरनी पड़ती है। यह भी हम जानते हैं कि उसको कसा रखने के लिए क्या करना पड़ता है, ट्यूब में हवा भरनी पड़ती है। आप यह भी जानते हैं कि यदि साइकिल की ट्यूब में कुछ अधिक हवा भर दी जाए तो वह फट सकती है। ट्यूब के भीतर हवा क्या करती है, ट्यूब के भीतर जो हवा है वह क्या करती है? अपने मित्रों के साथ मिलकर इस पर चर्चा कीजिए कि साइकिल की ट्यूब में हवा कैसे उसके आकार को बनाए रखती है। ठीक है, हवा का कोई आकार नहीं होता है, उसको आप जैसे पात्र में या जैसे उसके कंटेनर में डालेंगे वह उसका आकार ले लेती है। ये सभी अनुभव में, ये जितने भी अनुभव हैं, यह आभास देते हैं कि वायु दाब डालती है। इस दाब के कारण ही पवन द्वारा वृक्षों की पत्तियां, बैनर अथवा झंडे लहराते हैं। आप कुछ अन्य अनुभव भी बता सकते हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि वायु दाब डालती है। यदि आपके जहन में है कोई भी बात ऐसी कि वो उदाहरण बन सके कि हाँ वायु दाब डालती है, तो आप इसको बता सकते हैं। आइए अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि डिब्बा अथवा बोतल विरूपित क्यों हो गया था, यानी कि उसके आकार में परिवर्तन क्यों हो गया था। अब यह हम जानने का कोशिश करते हैं। जब डिब्बे पर पानी डाला जाता है तो डिब्बे के अंदर, ठीक है, अंदर की कुछ भाप जल में संघनित हो जाती है। ठीक है, उसके कुछ भाप जो हैं वो जल में क्या होते हैं, संघनित हो जाते हैं, जिससे भीतर की वायु की मात्रा कम हो जाती है। जिससे उसके भीतर वायु की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप डिब्बे के भीतर वायु का दाब डिब्बे के बाहर की वायु के दाब से कम हो जाता है। दाब के इस अंतर के कारण डिब्बा पिचक जाता है। क्या होता है कि भीतर जो वायु है, भीतर के वायु का दाब डिब्बे के बाहर की वायु के दाब से कम हो जाता है। ठीक है, आप फिर से देखेंगे, भीतर वायु का दाब, ठीक है, डिब्बे के भीतर वायु का दाब डिब्बे के बाहर की वायु के दाब से कम हो जाता है। इसलिए क्या होता है, यह विरूपित हो जाता है। दाब के इस अंतर के कारण डिब्बा पिचक जाता है। दाब का जो ये अंतर होता है इसके कारण यह जो डब्बा है, वो डिब्बा है या जो कुछ भी है पात्र आपने जिसमें परीक्षण इस चीज़ का किया है, वह पिचक जाएगा। यह क्रियाकलाप पुनः पुष्टि करता है कि वायु दाब डालती है। आप साइकिल के ट्यूब में या जो भी इसमें टीन में जो आपने क्रियाकलाप किया है, यह सभी क्या करते हैं, यह दर्शाते हैं कि वायु दाब डालती है। अब पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। यह हमें देखना है कि पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है, यानी कि हाई स्पीड विंड्स आर एकम्पेंड बाई रिड्यूस एयर प्रेशर। आप यह देखेंगे इस क्रियाकलाप के माध्यम से कि कैसे वायु का जो दाब है पवन के वेग को बढ़ने पर घट जाता है। अब क्रियाकलाप को ध्यान से आप सुनेंगे। कागज के एक टुकड़े को मोड़कर किसी खाली बोतल के मुख से कम आमाप की गेंद जैसा आकार बनाइए। ठीक है, उसका आमाप कम हो ऐसा गेंद बनाइए। खाली बोतल को पकड़कर उसके मुख के पास कागज की गेंद को रख दीजिए।
अब फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास कीजिए आप। ठीक है, इस तरह से आपको करना है, बोतल को फूंक मार करके इसमें फिर से डालने का, उसको गेंद को अब फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास कीजिए। उसके बाद आप क्या देखेंगे कि इस क्रियाकलाप को विभिन्न आमाप की बोतलों, आप विभिन्न जो आमाप की बोतल है, मतलब उसके जो मुंह का जो साइज होता है वो अलग अलग हो, उसके साथ ये करने का प्रयास करेंगे। अपने मित्रों से भी फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास करने को कहिए। अब ये आप देखेंगे कि कागज़ की गेंद को फूंक मारकर बोतल में डालना कठिन क्यों है? ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, एयर है, उसमें क्या है, एयर है, इसलिए उसको डालना उसमें मुश्किल होता है। लगभग समान आमाप के 2 गुब्बारे लीजिए, तो एक ही जैसे 2 गुब्बारे लीजिए, ये जैसा आपको चित्र में दिखाया गया है वैसे ही गुब्बारे आप लीजिए। यह हम एक भूमिका एक तरह से पढ़ रहे हैं, जो भी साइक्लोन और आप विंड और स्टॉर्म के बारे में जो भी आप पढ़ेंगे उसका यह एक क्या है, भूमिका है कि वायु कैसे प्रेशर बनाती है, प्रेशर डालती है, और तेज हवा क्या करती है, पवन का जो वेग है बढ़ने से वायु का दाब वास्तव में कैसे कम हो जाता है। इन सब चीज़ों का अवलोकन करने के लिए एक छोटी छोटी ये क्रियाकलाप हैं, आप इनको देखेंगे। यह जो तीसरा क्रियाकलाप है मतलब 8.3, ये हम गुब्बारा को फुलाना, इस तरीके से गुब्बारा को फुलाना, आप इसे देखेंगे पहले। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लगभग समान आमाप के 2 गुब्बारे लीजिए, उसका आमाप यानी कि आकार जो है वो समान हो। अब गुब्बारों में थोड़ा पानी भर लीजिए, दोनों गुब्बारों को फुलाकर प्रत्येक को धागे से बांध दीजिए, दोनों को फुलाइए और उसको धागे से बांध दीजिए। अब ठीक है, गुब्बारों को साइकिल के स्पोक अथवा किसी छड़ से 8-10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटका दीजिए। उसको क्या कीजिए, आप 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटका दीजिए। दोनों गुब्बारे के बीच के स्थान को फूंक मारिए, दोनों गुब्बारे के बीच में आप फूंक मारिए। आपके विचार में क्या होना चाहिए, आप क्या देखते हैं? ठीक है, आप ऐसा करेंगे तो आप क्या देखेंगे? गुब्बारे के बीच में फूंक मारने के लिए विभिन्न तरीके अपनाइए और देखिए कि क्या होता है। आप इसमें विभिन्न तरीका अपना सकते हैं। अब क्या आप फूंक मारकर कागज़ की पट्टी को उड़ा सकते हैं? क्या आप ऐसा करने के बाद फूंक मारकर कागज़ की पट्टी को उड़ा सकते हैं? ये हम लोग देखते हैं। लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी कागज़ की पट्टी को अपने मुंह और तर्जनी के बीच इस प्रकार पकड़िए। मुंह और जो ये तर्जनी है इसके बीच इस प्रकार से पकड़ना है आपको, इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इस प्रकार से पकड़िए कि पट्टी का अधिकांश भाग नीचे की ओर लटका रहे। ठीक है, आप पकड़ने के लिए यहाँ पे इस तरह से बोला जा रहा है ताकि इसका जो अधिकांश भाग है वो नीचे लटका रहे, इस तरह से ये नीचे लटका रहे, इस तरह से आपको पकड़ना है। अब नीचे लटका रहे, इस तरह से पकड़ना है जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। अब कागज़ की पट्टी के ऊपर से फूंक मारिए। अब कागज़ की पट्टी के ऊपर से आपको फूंक मारने के लिए कहा जा रहा है। पहेली का विचार है कि पहेली और बूझो बार बार जो आएंगे, ये नाम आएगा, वो स्टूडेंट हैं, एनसीईआरटी में बार बार इनका जिक्र किया गया है। ठीक है, अब पहेली का विचार है कि पट्टी ऊपर उठ जाएगी, जबकि बूझो सोचता है कि पट्टी नीचे झुक जाएगी। आपके प्रेक्षण किसे सही सिद्ध करते हैं? जब आप प्रेक्षण कर रहे हैं तो आपके नज़रिए से आप जब कर रहे हैं तो वो क्या होते हैं, ऊपर उठते हैं या नीचे गिरते हैं? अब क्या आपके प्रेक्षण आपकी आशा के अनुरूप है, अर्थात वे वैसे ही हैं जैसा आपने सोचा था? क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब कम हो जाती है? ठीक है, वायु दाब कम हो जाता है, ऐसा आपने अनुभव किया या नहीं? अब हम बोतल के मुख पर फूंक मारते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बोतल के मुख पर फूंक मारते हैं तो मुख के पास की वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। जब इस तरह से हम करते हैं तो मुंह के जो पास है उसकी वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। इससे क्या होता है, वहाँ वायु दाब घट जाती है। बोतल के भीतर वायु दाब उसके मुख के निकट के दाब से अधिक हो जाता है। इसी कारण बोतल के भीतर की वायु गेंद को बाहर की ओर धकेलती है। ठीक है, जो हमने पहला क्रियाकलाप किया था उसका आंसर हमें यहाँ पे मिलता है। जब हम बोतल के मुख पर फूंक मारते हैं तो मुख के पास की वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है, इससे वहाँ वायु दाब घट जाती है। अब बोतल के भीतर वायु दाब उसके मुख के निकट के दाब से अधिक हो जाता है, इसी कारण बोतल के भीतर की वायु गेंद को बाहर की ओर धकेल देती है। अब क्रियाकलाप 8.3 में आपने देखा कि जब आप गुब्बारे को बीच में फूंक मारते हैं तो वे एक दूसरे की ओर
आने का प्रयास करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ आने का प्रयास करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, ये तो दूर जाने चाहिए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यह तब ही संभव है जब गुब्बारों के बीच के स्थान की वायु का दाब किसी तरह कम हो जाए। ठीक है, उन दोनों के बीच का जो वायु का यानी कि एयर का जो प्रेशर है वो किसी तरह से कम हो जाएगा, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के तरफ आएंगे। अब तब गुब्बारे की दूसरी ओर यानी कि बाहर का दाब उन्हें एक दूसरे की ओर धकेलेगा। इस तरह से कम हो जाएगा, दोनों के बीच का जो एयर प्रेशर कम हो जाएगा, तो दोनों के जो बाहर की ओर की वायु का दाब है वह क्या करेगा, इनको एक दूसरे की ओर धकेलेगा। अब क्रियाकलाप जो 8.4 किया था आपने, यानी कि जो कागज़ की पट्टी को लेकर के आप फूंक मार रहे थे, उसमें आप कागज़ की पट्टी के ऊपर से फूंक मारते हैं तो यह ऊपर की ओर उठ जाती है। पुनः ऐसा तब ही संभव है जब कागज़ में फूंक मारने पर पट्टी के ऊपर दाब कम हो जाता है, यानी कि जब आप फूंक मारेंगे तो उसके ऊपर का जब एयर प्रेशर कम होगा तो यह ऐसा होगा। यानी कि आपने देखा कि जब आप कागज़ की पट्टी को ऊपर से फूंक मारते हैं तो यह ऊपर की ओर उठ जाती है। पुनः ऐसा तब ही संभव है जब कागज़ में फूंक मारने पर पट्टी के ऊपर दाब कम हो जाती है, दाब कम हो जाता है। कहते हैं कि पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में क्या होता है, कम हो जाता है। इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज इंडीड accompanied बाई अ रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। हम यह क्या देखते हैं कि पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ हम नीचे देखते हैं कि पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर क्या करता है, गति करती है। पवन जो हवा है वह अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज लो। ठीक है, उस ओर जाती है जहाँ पे क्या होता है, वायु का दाब जो है वो कम होता है। अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर वह गति करती है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि गर्म किए जाने पर वायु प्रसार होता है। गर्म किए जाने पर क्या होता है, वायु का प्रसार होता है। यानी कि जब हम किसी भी एयर को गर्म करेंगे, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, जब हम वायु को गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, उसका प्रसार होगा, यानी कि फैलाव होगा। अब इसके क्रियाकलाप के लिए आपको क्या लेना है, एक क्वथन नली लीजिए। एक क्वथन नली लीजिए, नली के मुख पर एक गुब्बारे को कस कर लगाइए। आप इसे कसने के लिए टेप का उपयोग भी कर सकते हैं। किसी बीकर में लगभग 2/3 ऊंचाई तक गर्म जल डालिए। उस बीकर में क्या करना है, 2/3 यानी 2/3 ऊंचाई तक जल आपको डालना है। गुब्बारा लगी क्वथन नली को गर्म जल में इस प्रकार रखिए कि गुब्बारा जल से बाहर रहे। अब गुब्बारा को इस तरीके से रखना है कि वो जल से बाहर रहे। 2-3 मिनट तक यह देखिए कि क्या गुब्बारे के आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। यह 2-3 मिनट आप करके देखेंगे कि क्या उसके आकार में कोई परिवर्तन होता है अथवा नहीं होता है। ठीक है, उसके साइज में क्या परिवर्तन होता है यह आपको करके देखना है। अब क्वथन नली को जल से बाहर निकाल लीजिए। वह जो क्वथन नली है उसको क्या करना है, जल से बाहर निकाल लेना है। इसे कमरे के ताप पर ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। अब एक अन्य बीकर में थोड़ा बर्फ का ठंडा जल लीजिए और क्वथन नली को पहले की भांति 2-3 मिनट के लिए ठंडे जल में रख दीजिए। इसको उसके बाद ठंडे जल में रख देना है। देखिए इस तरीके से आपको करना है, इस तरीके से करना है। क्वथन नली को इसका गुब्बारा मुंह पर बांध करके क्वथन नली के इस तरीके से रखना है। फिर इसको गर्म करना है, गर्म करना है इस प्रकार से। तो आप क्या देख रहे हैं, फिर इसको ठंडा करना है, बर्फ़ के ठंडे जल में इसको डुबा देना है। तो क्या होता है यह आप खुद करके देख सकते हैं, या आप सुन लीजिए कि इसका क्या होगा। अब गुब्बारे के आकार में होने वाले परिवर्तन को नोट कीजिए। आप अपने प्रेक्षणों के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्वथन नली को गर्म करने पर गुब्बारा क्यों फूल जाता है? अब यह वही गुब्बारा क्वथन नली को ठंडे जल में रखने पर पिचक क्यों जाता है? तो क्या हम पहले प्रेक्षण से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वायु गर्म किए जाने पर फैलती है, अर्थात उसमें प्रसार होता है? तो बिल्कुल हम यह कह सकते हैं। क्या आप अब यह बता सकते हैं कि ठंडी किए जाने पर क्वथन नली के भीतर की वायु का क्या होता है? आप यह बता सकते हैं। अब क्रियाकलाप 8.6 को हम लोग देखते हैं कि क्या होता है।
समान अमाप की कागज़ की 2 खाली थैलियाँ, जो समान अमाप की कागज़ की 2 थैली आपको लेना है जो खाली हो। कागज़ के 2 खाली कप लीजिए, कागज़ के अब 2 खाली अथवा कागज़ के 2 खाली कप ले लीजिए। दोनों थैलों को धातु अथवा लकड़ी की किसी छड़ के 2 किनारों पर लटका दीजिए। ध्यान रहे कि कागज़ की थैलियों अथवा कपों का मुख नीचे की ओर न रहे, उनका मुख जो है वो नीचे की ओर न रहे। अब छड़ के मध्य में एक धागा बांधकर, छड़ का जो बीचला हिस्सा है उसमें धागा बांध दीजिए और धागे को इस प्रकार से पकड़े जैसे कि किसी तराजू में करते हैं। ठीक है, उनको इस तरीके से बांधना है कि वह तराजू के समान यानी कि दोनों ओर से बराबर हो, इस प्रकार से उनको पकड़ना है। अब किसी एक थैली के नीचे चित्र में दिखाए गए अनुसार जलित मोमबत्ती को रखें। देखिए क्या होता है, थैलियों का संतुलन क्यों बिगड़ जाता है। अब आप यह देखिए कि क्या होता है, इस प्रकार से आपको रखना है दोनों को। ठीक है, इस प्रकार से दोनों को आपको बांध करके रखना है। फिर जब आप इसको गर्म करते हैं तो आप क्या देखते हैं, इनको आप नोटिस कीजिए। ठीक है, यह जब गर्म होता है तो ऊपर उठने लगता है, ऊपर उठती हुई गर्म वायु, जो गर्म होती है वो ऊपर उठती है। क्या यह क्रियाकलाप दर्शाता है, यह क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि गर्म होने पर वायु ऊपर की ओर उठती है। जैसे ही मोमबत्ती की लौ से गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, वह थैली को ऊपर ले जाती है। ठीक है, उससे क्या होगा, वह थैली ऊपर उठ जाएगा। अब यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। पीछे हमने यह करके देखा है कि गर्म करने पर क्या होता है, वायु का प्रसार भी होता है, यानी कि वो फैलती भी है। अब क्या होता है, और वह अधिक स्थान घेरती है। अधिक स्थान वाकई घेरती है जब हम उसको गर्म करते हैं। तो जब कोई दी गई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वह हल्की प्रतीत होती है। इसलिए गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। ठीक है, द वार्म एयर इज, ठीक है, क्या बोलने का मतलब है कि गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। द वार्म एयर इज देयर फॉर लाइटर देन द कोल्ड एयर। ठीक है, क्या होती है, हल्की होती है, यानी कि लाइट होती है वेट में। अब हम यहाँ सावधानी, यानी कि जलती हुई मोमबत्ती को सावधानी से पकड़े या ध्यान से, मतलब जो भी आपको जलती हुई या कोई अम्ल, क्षार, इन सब का परीक्षण करना है तो सावधानी से करना है। अब हम पढ़ते हैं अगले बिंदु को, जिसका नाम है पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं। ठीक है, यह क्यों उत्पन्न होती हैं, तो पवन धाराएं यानी कि इनका जो भी वायु की धाराएं हैं वह क्या होती हैं, पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं। विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। क्यों होती हैं, अनइवन हीटिंग होता है, यानी कि असमान रूप से गर्म होने के कारण ये धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। अब हम इनको देखते हैं, यानी कि पहला इसमें पढ़ेंगे बिंदु हम कि भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। क्या होता है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्र का असमान रूप से गर्म होना, यानी कि अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स। यहाँ पे जो इनका गर्म होने का तरीका होता है वह अलग अलग होता है, वहाँ वो एक समान गर्म नहीं होती हैं वायु, क्योंकि वह उनका हीट जो है दोनों के बीच में अंतर होता है, दोनों के बीच की गर्मी में अंतर होती है। अब आपने संभवतः भूगोल में पढ़ा होगा, यह आपने संभवतः भूगोल में पढ़ा होगा कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है, यानी कि भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर जो है वहाँ पर क्या होता है, तो सूर्य की अधिक ऊष्मा उसको मिलती है। भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र होता है उसको सूर्य की अधिक ऊष्मा मिलती है। अब इससे इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट की वायु गर्म हो जाती है। क्या होती है, पृथ्वी के सतह के निकट की वायु ज़्यादा ऊष्मा मिलने के कारण सूर्य से गर्म हो जाती है। अब गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर गतिशील हो जाती है। वहाँ से क्या होती है, वह भूमध्य रेखा की ओर गतिशील हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न पवन धाराएं, इस प्रकार से जो उत्पन्न होती हैं पवन धाराएं, वह उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। इस प्रकार जो गर्म हवाएं हैं उधर से चलती हैं, वह उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। अब ध्रुवों पर वायु, जो ध्रुव है हमारा ध्रुव है, वहाँ वायु पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है।
ठीक है, इन सभी बिंदुओं को आप जरूर लिखने का प्रयास करेंगे, लिख लेंगे, क्योंकि यह बार बार आप भूल सकते हैं। अब ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है। इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है, जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु उस ओर प्रवाहित होने लगती हैं। जो आप उधर सी ब्रीज और आप लैंड ब्रीज का पढ़े हैं पिछले अध्यायों में, उनको पिछले लेसन्स में उनको आप देख रहे थे कैसे ठंडी जो वायु होती थी वो गर्म वायु की तरफ उसका स्थान लेने के लिए वहाँ आ जाती थी। फिर ऊपर से जब गर्म जो दिन के समय और रात के समय दोनों में विपरीत प्रतिक्रियाएं हो रही थी, उसको आपने देखा होगा, सेम वही क्रिया यहाँ भी हो रही है। इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है, जिससे उसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु उस ओर प्रवाहित होने लगती है। ध्रुव यानी कि पोल की तरफ से ठंडी वायु इधर आने लगती है। आपको पता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इस तरह से पृथ्वी बटी हुई है हमारी। और वहाँ पोल पे 6 महीने गर्मी और 6 महीने ठंडा। मतलब गर्मी क्या, गर्मी तो बहुत कम ही होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त कह सकते हैं वहाँ। सूर्योदय 6 महीने के बाद और सूर्यास्त फिर 6 महीने के बाद ही वहाँ होती है। दिन पूरा 6-6 महीने का इस तरह से डिवाइड होता है, बटा हुआ होता है। अब जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु प्रवाहित होने लगती है, आने लगती है। इस प्रकार वायु का प्रवाह ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर होता रहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं, इसी प्रकार हम फिर से क्या समझ सकते हैं कि 30 डिग्री तथा 60 डिग्री अक्षांश, ठीक है, 30 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड के क्षेत्र के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह जो है वह किस ओर होता है, 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर होता है। ठीक है, यह क्लियर है। इस प्रकार क्या होता है, 30 डिग्री तथा 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्र के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर होता है। पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में, ठीक है, पवन के प्रवाह की जो पवन का जो डायरेक्शन यानी कि जो बोलते हैं हम दिशा, उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दिशा में यह परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। यह दिशा में जो परिवर्तन होता है वह किस तरह से होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। यानी कि जो रोटेट कर रही है पृथ्वी हमारी अर्थ, उसके कारण यह अंतर आपको मिलता है। पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर की ओर, उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। दिशा में यह जो परिवर्तन होता है वह किस कारण होता है, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। अब थल और जल का असमान रूप से गर्म होना, ठीक है, थल और जल दोनों असमान रूप से कैसे गर्म है, यानी कि अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। यह जो पॉइंट है, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, यानी कि थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। अब ग्रीष्म काल में स्थलीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है। क्या होता है, गर्मी में जो थल क्षेत्र है वह तेजी से गर्म होता है और अधिकांश समय थल का ताप समुद्र जल की अपेक्षा अधिक रहता है। अब थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, इससे पवन समुद्र से थल की ओर बहती है। यह मानसूनी पवन कहलाती है। सेम आप जो वो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज वाली आप जरूर पीछे का अध्याय देख लेंगे, 7th क्लास का चैप्टर देख लेंगे, उससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एकदम शुरू से पढ़ेंगे, बिल्कुल शुरू से, पूरा 6th क्लास से उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। यहाँ क्या होता है कि थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, इससे पवन समुद्र से थल की ओर बहता है। यानी कि हमारा जो अस्थल का भाग है, अस्थल की वायु है, वह अधिक गर्म हो जाती है और उसका स्थान लेने के लिए समुद्र की तरफ से वायु आती है। ठीक है, समुद्र से थल की ओर बहती है। यह मानसूनी पवन होती है। यह जो पवन है वो यानी कि एयर है, वो क्या है, विंड जो है क्या है, मानसूनी पवन है। मानसून शब्द की उत्पत्ति, अब मानसून शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई यह देख लेते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी शब्द मौसम से, जिसका अर्थ होता है ऋतु। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, ऋतु। अब देखते हैं आगे। इस प्रकार से आप जो हवाएं कैसे कैसे बहती हैं, आपके उधर जाती हैं सी की तरफ और फिर सी से समुद्र यानी कि समंदर से कैसे हमारे तरफ आती हैं, इन सभी प्रक्रियाओं को यहाँ पे दर्शाया गया है। थल विशेष रूप से राजस्थान के मरुस्थलों, यहाँ आप देख सकते हैं, थल विशेष रूप से राजस्थान के मरुस्थलों के असमान तापन से ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम दिशा से मानसून निर्मित होती है। ये मानसून पवन अपने साथ हिंद महासागर से काफ़ी जलवाष्प लेकर आते हैं। ठीक है, अब यह क्या है कि शीतकाल में जो यानी कि ठंडे के दिनों में
थल और जल के असमान तापन के कारण पवन उत्तर पश्चिम यानी कि जो हमारा है नॉर्थ वेस्ट, इधर जो हो रहा है दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट, और इधर नॉर्थ वेस्ट के अपेक्षाकृत ठंडे स्थानों से आती है। ये शीत पवन अपने साथ जल वाष्प लाती है, इसलिए शीतकाल में वर्षा भी कम होती है। शीत ऋतु में हमारे यहाँ इसी के कारण वर्षा कम होती है। समुद्रों से आने वाली पवन अपने साथ जल वाष्प लाती है, जिससे वर्षा होती है। यह प्रक्रम जल चक्र का एक चरण है, यानी कि जो हमारा वाटर साइकिल है उसी का एक स्टेज है। अब गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जल वाष्प लाती हैं, इससे वर्षा होती है। इसी के कारण वर्षा होती है। जो गर्म मानसून हवाएं हैं वह अपने साथ वाटर वेपर लेकर आती हैं। अब बादल वर्षा लाते हैं और हमें आनंद का अनुभव कराते हैं। हमारे साथ देश में किसान अपनी फसल के लिए प्रमुख रूप से वर्षा पर निर्भर करते हैं, बिल्कुल हैं, वर्षा पे ही निर्भर हैं। तो इस प्रकार से अब हम पढ़ेंगे तड़ित झांझा और चक्रवात, यानी कि जो तड़ित झांझा है और चक्रवात है उसके बारे में हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि तड़ित झांझा क्या है और चक्रवात क्या है, यानी कि साइक्लोन क्या है और थंडर स्टॉर्म क्या है। तड़ित झांझा यानी कि थंडर स्टॉर्म और चक्रवात आपको पता है साइक्लोन। तो इनको हम देखते हैं, तड़ित झांझा और चक्रवात, इन दोनों को। तो सबसे पहले तड़ित झांझा भारत जैसे गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते हैं। ये तड़ित झांझा जो है वह भारत जैसे गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते हैं। ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है। जब ताप जो है पृथ्वी की वो बढ़ जाती है तो क्या होता है, ऊपर की ओर उठती हुई, ऊपर जो पवन उठ रहा है यानी कि विंड जो उठ रही है वह प्रबल हो जाती है, यानी कि स्ट्रांग हो जाती है। अब पवन वायु में पहले से विद्यमान जल बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है, जहां ताप कम होने के कारण वे जम जाती है और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती है। गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया बिजली यानी कि तड़ित कौंधती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी घटना को हम तड़ित झांझावात कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब पवन जो है, विंड जो है, वो वायु में पहले से विद्यमान जल है, पता है हमको कि वायु में भी पहले से विद्यमान यानी कि जल होते हैं। अब बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाते हैं और ऊपर की ओर ले जाते हैं, जहां ताप कम होने के कारण वे जम जाते हैं। ऊपर का टेम्परेचर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं कम होते जाता है, तो वहां पे क्या होती हैं, ये जम जाती हैं और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती हैं। ये जम करके क्या होते हैं, नीचे की ओर गिरने लगती हैं। गिरती हुई जल जो है, नीचे गिरती हुई जल की जो बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु, इधर से नीचे से तीव्र वेग से ऊपर वायु उठ रही है और नीचे ऊपर से क्या हो रहा है, नीचे की ओर जल की बूंदें आ रही हैं। तो परस्पर इनको टकराने से क्या होती है, बिजली उत्पन्न होती है और तड़ित यानी कि कौंध या हमें ध्वनि सुनाई देती है। यही घटना क्या है, तड़ित झांझावत है, यानी कि थंडर स्टॉर्म है। आप इसको थंडर स्टॉर्म बोल सकते हैं। यदि झांझा के साथ, ये इस बॉक्स को देख लेते हैं, यदि झांझा के साथ तड़ित यानी कि बिजली भी गिरे तो उससे तड़ित झांझावत कहते हैं। इसमें हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। किसी ऐसे वृक्ष के नीचे आश्रय न लें जो अलग थलग हो, यानी कि अकेले जो वृक्ष हो उसके नीचे आश्रय आप ना लें। यदि आप वन में हैं तो किसी छोटे वृक्ष के नीचे आश्रय लें। जब आप कहीं जंगल में हैं तो आप छोटे वृक्ष के नीचे स्थान लें। अब क्या है कि खुले ज़मीन पर ना लेटें, खुली जो ज़मीन है उस पर ना लेटें। धातु की डंडी वाले छाते का उपयोग न करें। खिड़की के निकट न बैठें। खुले गैरेज, भंडारण शेड और धात्विक चादरों की छत वाले शेड आदि आश्रय लेने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। अब कार अथवा बस आश्रय लेने के लिए सुरक्षित स्थान हैं। ठीक है, कार अथवा जो बस है वो सुरक्षित स्थान है। क्या करें और क्या न करें ये आपको बताया गया है तड़ित झांझात की स्थिति में। कार अथवा बस आश्रय लेने के लिए सुरक्षित हैं। यदि आप जल में हैं तो बाहर निकलकर किसी इमारत में चले जाएं, यानी कि आप पानी में भी ना रहें। तड़ित झांझावत किसे कहते हैं आपको पता चल चुका है कि जब इसके साथ बिजली
यदि झांझा के साथ तड़ित भी गिरे तो उसे तड़ित झंझावत कहते हैं। यानी कि बारिश के साथ अगर तड़ित बिजली भी गिरती है उसे हम तड़ित झंझावत कहते हैं। तड़ित झांझात कैसे चक्रवात बन जाते हैं, ठीक है, तड़ित झांझात जो हैं वह कैसे चक्रवात बन जाते हैं, इसको हम देखने का कोशिश करते हैं। बादल के बनने से पहले, अब बादल के बनने की पहले की प्रक्रिया जो है उसमें क्या होता है उसको ध्यान से आप देखेंगे। बादल के बनने से पहले जल वायुमंडल से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। क्या होता है, वायुमंडल से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। और जब जल वाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव के रूप में परिवर्तित होती हैं तो यह ऊष्मा वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है, यानी कि आ जाती है। निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा से आसपास की वायु गर्म हो जाती है। जब वो ऊष्मा निर्मुक्त होती है यानी कि उससे अलग होती है तो आसपास की वायु उससे गर्म हो जाती है। इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है जिससे वायु दाब कम हो जाता है। फलस्वरूप तड़ित झांझा के केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है। फलस्वरूप क्या होता है, तड़ित झांझा के केंद्र की ओर जो उसका सेंटर है उस ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है। इस चक्र की पुनरावृत्ति करने के ये जो साइकिल है वो पुनरावृत्ति उसका होने लगता है, यानी कि दोहराने लगता है। फिर इस चक्र की पुनरावृत्ति अनेक बार होती रहती है, उसका साइकिल चलते रहता है। घटनाओं की इस श्रृंखला का अंत बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ होती है जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती हैं। यानी कि इस तरीके से आप कुंडली के रूप में एक गोल 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 इस तरीके से घूमती रहती है। मौसम की इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। जब घूम 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 करके इस तरीके से कुंडलित होकर के एक निम्न एयर प्रेशर की ओर ऊपर उठ जाती हैं तो क्या होता है, इसको हम चक्रवात कहते हैं। वायु वेग और वायु दिशा चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कुछ कारक हैं। इसके क्या फैक्टर हैं, तो चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कुछ कारक हैं। वायु का वेग और वायु की दिशा, इसका वेग और वायु की दिशा चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कुछ कारक हैं। चक्रवात की संरचना आप यहाँ देख सकते हैं। चक्रवात की संरचना कैसे होती है, मैं पढ़ रहा हूँ, एक बार आप सुन लेंगे। किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, मतलब एक बिल्कुल शांत क्षेत्र जो होता है वही उसका केंद्र होता है। कोई विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता पिंड होता है। इस तरीके से तेजी से घूर्णन करता हुआ एक पिंड होता है जो पृथ्वी के तल से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। यह कितना ऊंचा स्थित होता है, 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। चक्रवात के नेत्र का व्यास जो होता है, यानी कि जो आई होता है चक्रवात का, साइक्लोन का, वह 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। यानी कि यह भी बड़ा एरिया है, ऐसा नहीं है कि 10 से 30 किलोमीटर एरिया को आप छोटा कह सकते हैं। यह बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है और इसमें पवन का वेग शून्य होता है। वहाँ पे जो विंड की स्पीड है वह 0 है। इस शांत और स्पष्ट नेत्र के इर्द गिर्द लगभग 150 किलोमीटर आमाप का बादल का क्षेत्र होता है। ठीक है, 150 किलोमीटर के आमाप का क्या होता है, एक बादल का क्षेत्र होता है। अब इस चित्र में आप देख सकते हैं इस तरह से, और सघन वर्षा वाले घने बादल होते हैं। इस क्षेत्र से, यहाँ से इस क्षेत्र से परे पवन वेग क्रमशः कम होता जाता है। चक्रवातों की उत्पत्ति प्रक्रम अत्यधिक जटिल होता है। ये सारी जो घटनाएं आप देख रहे हैं, यानी कि इसका शून्य से इस प्रकार से उठना, और यह 100-150 किलोमीटर, लगभग 250 किलोमीटर पवन का वेग, उच्च पवन का वेग, और यह कैसे ऊपर सघन वर्षा वाले बादल होते हैं इसके, और यह कैसे ऊपर उठता है, यह चक्रवात, यानी कि इसका जो संरचना है, धारा प्रवाह कैसे ऊपर उठता है, फिर यह घुमड़ घुमड़ के इस तरीके से ऊपर उठता जाता है कुंडली के रूप में। यह चक्रवात की गति करने की दिशा इस तरीके से गति कर रही है। वायु, फिर धारा प्रवाह इस तरह से गति हो रहा है इसका, झांझा क्रमिक रूप से बढ़ते हुए, फिर भंजन पवन, यानी कि जहाँ से उठ रहे हैं, ये नेत्र यहाँ है आपका आई जो देख रहे हैं, जहाँ पे वायु का वेग जो होता है वो बिल्कुल शून्य होती है, वायु की वेग शून्य होती है। अब वायु नीचे जाती है, फिर ऊपर कुंडली के रूप में घूमती हुई आपको दिखाई देगी, और इस तरह से चक्रवात की उत्पत्ति होती है। वायु के वेग में परिवर्तन। चक्रवातों द्वारा होने वाले विनाश, चक्रवात से कैसे विनाश होते हैं उसको हम देखते हैं।
डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाई साइक्लोन्स। कैसे इनसे विनाश होता है? विनाश आप पहले पढ़ चुके हैं कि उड़ीसा के तट से जो टकराता है साइक्लोन, वो क्या क्या विनाश लेके आता है, कैसे कैसे क्षति पहुंचाता है। ठीक है, तो अब चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। अमेरिकी जो महाद्वीप है इसमें हरिकेन कहते हैं, फिलीपींस और जापान में यह टाइफून कहलाता है। इस प्रकार से इस सेक्शन को आप नोट कर लेंगे कि जो अमेरिकी महाद्वीप है उसमें इसको हरिकेन कहते हैं, फिलीपींस और जापान का जो एरिया है, जापान है, वहाँ पे इसको टाइफून कहा जाता है, चक्रवात को। अब किसी टर्नाडो का व्यास 1 मीटर जितना कम, यह टर्नाडो के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका व्यास क्या है? टर्नाडो का व्यास 1 मीटर कम जितना कम अथवा 1 किलोमीटर अथवा उससे भी अधिक हो सकता है। ठीक है, कितना हो सकता है? 1 मीटर जितना कम अथवा 1 किलोमीटर अथवा उससे अधिक हो सकता है। टर्नाडो की कीप जैसी संरचना, जो टर्नाडो है इसकी कीप जैसी संरचना देख चुके आप ऊपर। उसके आधार के आसपास की धूल, पत्थर, कंकड़, कचरे और अन्य छोटी बड़ी वस्तुओं को अपने अंदर खींच लेती हैं। क्या करती हैं? खींच लेती हैं निम्न दाब के कारण। यह क्या क्यों खींचती हैं? क्योंकि वहाँ की जो दाब है वो निम्न हो जाती है और फिर उन्हें अपने शीर्ष के निकट बाहर की ओर धकेल कर फेंक देती हैं। ये क्या करते हैं? पहले खींचते हैं और फिर ऊपर उठने के बाद बाहर की ओर धकेल देते हैं, फेंक देते हैं। टोर्नेडो के घातक प्रहार से जीवित रह गए कुछ व्यक्तियों द्वारा दिए गए विवरण आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है। इस तरीके से आपको जानकारी जो उन्होंने दिया है, जो उससे बच गए हैं। मैंने बादल को अपनी ओर आते देखा, ये जो टोर्नेडो को देख रहे हैं, मैंने बादल को अपनी ओर आते देखा और घर के भीतर आश्रय लेने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, घर हवा में उड़ गया। ठीक है, मुझे कतई चोट नहीं लगी। उनको चोट नहीं लगती है। तूफान के बाद हमें गेहूं के खेतों से कचरे को साफ करना था। तूफान के बाद क्या करना था? खेतों से कचरों को साफ करना था। हमें वहाँ टूटे हुए बोर्ड और वृक्षों की शाखाओं के साथ साथ मुर्गियों के चूजे, मुर्गियों और खरगोश के मृत शरीर देखने को मिले, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उनके शरीर से खाल उतार ली हो। ठीक है, इस प्रकार से ये घुमड़ के कैसे आते हैं और कैसे उड़ा के ले जाते हैं सारे कुछ, वो आपका वर्णन करने के लिए किसी ने वर्णन किया है उसका। टॉर्नेडो से बचाव के लिए आश्रय भूमि में गहराई अथवा किसी भवन के अंदरूनी भाग में स्थित ऐसे कक्ष होते हैं जिनमें खिड़कियां नहीं होती हैं। यदि ऐसे आश्रय उपलब्ध न हो तो टॉर्नेडो से बचाव के लिए खिड़कियों को बंद करके किसी मेज, बेंच आदि के नीचे आश्रय लेना बेहतर रहता है। इन स्थानों में कचरा आसानी से नहीं पहुंचता। ये क्या करते हैं? बहुत सारा कचरा अंदर डाल देते हैं। अब बचाव के लिए आपको घुटनों के बल नीचे झुककर अपनी बाहों को अपने सिर और गर्दन के चारों ओर लपेट लेना चाहिए। इस प्रकार से आपको टोर्नेडो से सुरक्षित रहने के लिए करना चाहिए। ऐसी आकृति अपने शरीर की बना लेनी चाहिए। अब देखते हैं टोर्नेडो। हमारे देश में टोर्नेडो अधिक नहीं आते हैं, या हमारे यहाँ टोर्नेडो अधिक नहीं आते हैं। टोर्नेडो गहरे रंग के कीपाकार बादल होते हैं। इस प्रकार से ये कीपाकार क्या होते हैं? बादल होते हैं। इनकी कीप जैसी संरचना आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है। अधिकांश टोर्नेडो कमजोर या निर्बल होते हैं, परंतु कोई विनाशकारी टोर्नेडो लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से गति कर सकता है। कितना देख लीजिए आप, 300 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से गति कर सकता है। टोर्नेडो चक्रवात के भीतर भी बन सकते हैं। जो चक्रवात बनता है उनके भीतर भी टोर्नेडो बन सकते हैं। भारत की संपूर्ण तट रेखा विशेष रूप से पूर्वी तट चक्रवातों के लिए संवेदनशील है, जबकि भारत का पश्चिमी हिस्सा है वह क्या है? भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और प्रवृत्ति दोनों ही संदर्भों में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है, यानी कि वहाँ नहीं के बराबर ही टोर्नेडो आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं आपने क्या इसमें देखा है, क्या पढ़ा है, इसको आप भली भांति समझ सकते हैं कितना जटिल है यह टोर्नेडो और चक्रवात ऐसे जो उत्पन्न होते हैं। अब प्रभावी सुरक्षा के उपाय क्या? इनसे सुरक्षा के उपाय हैं, यानी कि इफेक्ट सेफ्टी मेजर्स। जो इफेक्टिव इनके सेफ्टी मेजर्स हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं।
चक्रवात के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं सहायक हो सकती हैं। सरकारी सामाजिक स्तर पर व्यवस्था। अब चक्रवात अनुमान, पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा, ये सेवाएं जो हैं ये सरकार द्वारा ही दी जा सकती हैं। सरकारी संस्थाओं, समुद्र तटों, मछुआरों, जलपोतों और आम जनता को शीघ्र चेतावनी देने के लिए तीव्रगामी संचार व्यवस्था। फिर चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण और लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था। ये सारे मतलब व्यवस्था के आपके उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं इनको बचाने के लिए, इनको कम करने के लिए, इस तरीके से इनको अब जनता द्वारा क्या किया जाना चाहिए, जो आम लोग हैं उनके द्वारा क्या किया जाना चाहिए। हमें मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दूरदर्शन, रेडियो अथवा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जाने वाली चेतावनियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आप देख सकते हैं बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। हमें अनिवार्य घरेलू साज सामान, पालतू पशुओं और वाहनों आदि को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के लिए आवश्यक प्रबंध कर लेने चाहिए। फिर जलमग्न सड़कों पर वाहन चलाने से बचना चाहिए, क्योंकि बाढ़ में सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और वो आपको अंदर धंसा सकती हैं। सभी आपातकालीन सेवाएं जैसे पुलिस, अग्निशमन दल और चिकित्सा केंद्रों के टेलीफोन नंबर की सूची अपने साथ रखनी चाहिए। यदि आप चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में रहते हों तो कुछ अन्य सावधानी इस तरीके से आपको करनी चाहिए। ये मैं नहीं समझता कि सब कुछ आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है। तो अब उन्नत प्रौद्योगिकी सहायक सिद्ध हुई है, जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड, मतलब जो भी हम टेक्नोलॉजी अभी तक विकसित किए हैं वह भी क्या है हमारे लिए सहायक सिद्ध हुई है। क्योंकि पूर्वानुमान कैसे मिलता है, पूर्वानुमान जो है वो कैसे लगाया जाता है, आज हमारी टेक्नोलॉजी ने इतना विकास किया है तो ही जा करके हम क्या कर पाते हैं, इनका पूर्वानुमान लगा सकते हैं और लगा पाते हैं। उपग्रहों और रडार की उपलब्धता से अब यह संभव हो गया है कि किसी भी संभावित झांझा के 48 घंटे पहले ही चक्रवात सतर्कता अथवा चक्रवात सूचना जारी कर दी जाती है और चक्रवात चेतावनी भी कम से कम 24 घंटे पहले जारी कर दी जाती है। यह कैसे संभव हो पाया है, क्योंकि अब हमारी टेक्नोलॉजी ने विकास किया है, डेवलपमेंट किया है उस दिशा में, इसलिए क्या होता है हम सबको पहले ही सूचना दे देते हैं। अब आपने क्या सीखा है इसको देख लेते हैं। हमारे आसपास की वायु दाब डालती है, ये हमने देख लिया है। फिर वायु गर्म करने पर प्रसारित होती है और ठंडा करने पर संकुचित हो जाती है। गर्म वायु ऊपर उठती है, जबकि अपेक्षाकृत ठंडी वायु की प्रवृत्ति पृथ्वी की सतह की ओर आने की होती है। ठीक है, जब गर्म वायु ऊपर उठती है तो उस स्थान पर वायु दाब कम हो जाता है और आसपास के क्षेत्र की उच्च दाब की ठंडी वायु उस स्थान की ओर प्रवाहित होने लगती है। यानी कि जो गर्म वायु ऊपर उठती है उसका स्थान लेने के लिए वहाँ पे ठंडी वायु आ जाती है। गतिशील वायु पवन कहलाती है। पृथ्वी पर असमान तापन पवनों के बनने का प्रमुख कारण होता है। असमान जो ताप होता है यानी कि अनइवन हीटिंग जो होता है वह क्या होता है, पवनों के बनने का कारण होता है, मेन रीजन होता है। जल वाष्प वाली पवन वर्षा लाती है, जिसमें वाटर वेपर होता है वह क्या करती है, वर्षा लाती है। उच्च वेग की पवन और वायु दाब के अंतर से चक्रवात बन सकते हैं। उच्च वेग की पवन और वायु दाब जो एयर प्रेशर का डिफरेंट होता है, इससे क्या होते हैं, चक्रवात बन सकते हैं। उपग्रहों तथा रडार जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता से चक्रवातों को मॉनिटर करना आसान हो गया है। इनको हम मॉनिटर करते हैं। स्व सहायता सबसे अच्छी सहायता है, मतलब आप सेल्फ अपने खुद का बचाव करते हैं तो यह क्या होता है, सबसे अच्छा सहायता है। यानी कि सेल्फ जो डिफेंस है आपका वह सबसे बड़ा सहायता है, सबसे अच्छी सहायता है। अतः किसी भी चक्रवात के आने से पहले ही अपनी सुरक्षा की योजना बना लेना और सुरक्षा के उपायों को तैयार रखना अच्छा रहता है। यानी कि आप खुद से जब सतर्क हैं तो वह सबसे अच्छी सहायता है। और एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या आप जानते हैं अथवा नहीं, ये दिया हुआ है कि नहीं, उसको देख करके इस चैप्टर को हम लोग समाप्त कर देंगे और उसके बाद हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। अब क्या आप जानते हैं जो कि इम्पोर्टेंट रहता है, तड़ित गर्जन की कौंध, जो तड़ित गर्जन की कौंध होती है वह 4 लाख किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक वेग से चलती है। ठीक है, यह अपने आसपास की वायु को सूर्य की सतह से ताप से 4 गुना से अधिक ताप तक गर्म कर सकती है। यानी कि जो सूर्य का ताप है वो जितना गर्म करता है उससे 4 गुना अधिक यह गर्म कर सकती है। और इसका जो कौंध का वेग होता है, गर्जन, तड़ित गर्जन को कौंध
इसका वेग क्या कितना होता है, 4 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।